हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी गवर्नमेंट। तो पहली बार इसमें डिसी एक साइंटिस्ट है, वो कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट इज द हैबिचुअल एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय वन सेंट्रल पावर। अब इनका कहना यह है किसी भी एक नेशन में या स्टेट में जो सेंट्रल सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, जब किसी भी एक गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल पावर को दे दी जाती है, तब उसे हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। बेसिकली यूनिटरी गवर्नमेंट में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर और स्टेट में नहीं किया जाता है, बट देयर इज कंसंट्रेटेड ओनली सेंटर। और यहाँ पे पावर सारी सेंटर के हाथ में रहती है। और यहाँ तक ये सेंटर पे डिपेंड करता है कि वो कुछ पावर्स अपनी लोकल गवर्नमेंट को देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है, फॉर द एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसी की वजह से जब यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीजन नहीं है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज होता है सेंटर और स्टेट की वजह में, और इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट बहुत पावरफुल समझी जाती है। नेक्स्ट आती है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। अभी हमने डेफिनेशन समझ ली, अब देखते हैं इसकी क्या अच्छाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है। इन यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर। अब बेसिकली इसको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी भी नेशन में जितनी भी पावर्स होती हैं वो हमारे सेंटर के पास होती हैं, और सेंटर अपनी विल के हिसाब से लोकल गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पावर दे सकता है जिससे वो एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए। A powerful government is stabilized entire in the form of government. It is responsible for the defense. अब बेसिकली एक पावरफुल गवर्नमेंट जिसके पास और सारी पावर्स स्टेट की रहती हैं, वो स्टेब्लिश की जाती है सेंटर में, जो मेंटेन करती है लॉ पीस ऑर्डर के लिए। सेकंड आती है, ये यूनिटरी गवर्नमेंट बहुत कम एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे केवल वन पार्लियामेंट है और एक कैबिनेट है जो इंटायर कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है। द गवर्नमेंट इज लेस एक्सपेंसिव, मोर एवर नो सेपरेट लेजिस्लेटर। और यहीं पे यहाँ पे जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, यहाँ पे कोई सेपरेट लेजिस्लेचर और कैबिनेट प्रोविंस के लिए नहीं दिया जाता। थर्ड आता है इफेक्टिव एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो कोई भी सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं है क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर नहीं हो रही है, तो बेसिकली जो स्टेट होता है वो अबाइड होता है, मींस वो अबाइड है कि वो रूल्स और ऑर्डर फॉलो करेगा सेंटर के। तो बेसिकली कोई भी पॉलिसी जो सेंटर लाता है वो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर दी जाती है। सेकंड आता है व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट। अब ऐसे हमने अच्छाइयां पढ़ी, उसी के साथ कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, उनको देख लेते हैं। पहला है एप्रीहेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम डिस्पोजिटिव। अब यहाँ पे आशंका ये बताई जाती है आगे चलकर सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पोटिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी पावर्स है स्टेट की पूरी सेंट्रल के हाथ में है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आगे चलकर यहाँ पे डिक्टेटरशिप स्थापित हो जाएगी, या तो ये गवर्नमेंट डिस्पोटिक हो जाएगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम overburden with his work in the unitary government division of power between center and state is not like the federal। अब देखो, ऐसा देखा गया है यूनिटरी गवर्नमेंट में जो सेंटर के पास आता है वो ओवरबर्डन आ जाता है वर्क का, क्योंकि अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपैरिजन करें तो वहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और यहीं पे अगर हम सेंट्रल की बात करें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है जो मेजर मैटर्स देख रहा है। तो इसी प्रकार से सेंटर की तरफ बहुत सारा ओवरलोड आ जाता है। थर्ड है लैक ऑफ लोकल ऑटोनॉमी। इन यूनिटरी गवर्नमेंट समटाइम्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज इग्नोर्ड बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो टाइम टू डिवोट अटेंशन। अब देखिए, अब लोकल ऑटोनॉमी द तीसरा डिमेरिट है यूनिटरी गवर्नमेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिटरी गवर्नमेंट कुछ जैसे कि यूनिटरी गवर्नमेंट के पास बहुत सारा ओवरलोड होता है वर्क का, जिसकी वजह से ये जो लोकल गवर्नमेंट है उसके मैटर्स को इग्नोर कर देती है। और इसी के साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, उसको चलाने के लिए ये अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स, और इसी के प्रकार से जो इंटरेस्ट है पीपल्स का इस गवर्नमेंट में नहीं रहता, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, दैट इज फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंटर और स्टेट में। ठीक है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसके जो बेसिकली देखा गया है, फेडरल गवर्नमेंट जो वर्ड फेडरल है निकला है फेडस से, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। अब हम आते हैं व्हाट आर द एसेंशियल व्हाई द फेडरल गवर्नमेंट इज सो मेनी इंपॉर्टेंट। तो पहला, अब प्रीसियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है सेंटर और स्टेट से। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहती है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी रहती है। तो पहला हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें हम देख चुके
के हैं बहुत अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है सेंटर और स्टेट के। अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इंडिस्पेंसिबल हो जाएगी, यहाँ पे गवर्नमेंट को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ पावर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आवश्यक है करना। सेकेंडली, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एफिशिएंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ग्रांट करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी। द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इज इंडिस्पेंसिबल। जो डिवीजन है पावर सेंटर और उसकी यूनिट्स और उनकी स्टेट गवर्नमेंट की, वो बहुत आवश्यक है। अब पावर्स का डिवीजन इस प्रकार से होता है कि जैसे कि हमारे फॉरेन रिलेशन, डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, कॉइनेज, फॉरेन ट्रेड, ग्रांट्स और सिटीजनशिप और टुवर्ड्स द फॉरेनर्स, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। और अदर मैटर्स लाइक एजुकेशन, जेल, पुलिस, कॉर्पोरेशन, हेल्थ, एजुकेशन, बेसिकली ये हमारी लोकल गवर्नमेंट देखती है और कहा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। सेकंड पॉइंट आता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का, कि यहाँ पे एक रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है। अब पहला पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हो रही है सेंटर और स्टेट की, तो ये बहुत जरूरी है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो। और सेकंड आता है कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। द सेंटर हैव फुल फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज कंसीडर्ड हाईएस्ट लॉ एंड एनी एक्ट वायलेटेड इज डिक्लेयर्ड इलीगल। अब देखिए दोनों सेंटर और स्टेट बहुत विश्वास रखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई एक्ट है जो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड सो दैट द सेंटर एज वेल एज द यूनिट मे नॉट अमेंड इट हैबिलिटरली। अब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के रिजिड होने का ये कारण है कि जिससे जो हमारा स्टेट है और साथ ही साथ जो सेंटर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट ना लाए, अपनी इच्छा अनुसार अमेंडमेंट ना लाए। इसीलिए अमेंडमेंट लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और जय श्री राधे दोस्तों।